आज हम एनसीईआरटी के एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है ब्रेथ, जिसे इंग्लिश में सर्कल कहा जाता है, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ब्रीथ के बारे में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो जब ब्रीथ से रिलेटेड कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो उन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, तो आने वाले नेक्स्ट क्लास में उनको बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर उन्हें ब्रीथ नहीं समझ में आए तो तुरंत उसके बाद की कुछ एक्सरसाइज, कुछ चैप्टर्स आते हैं जो ब्रीथों से संबंधित क्षेत्रफल होते हैं, उन क्षेत्रफलों को निकालने में भी बहुत सारी असुविधाएं होती हैं। तो मैं आज ये सोचा हूँ कि ब्रीथ से संबंधित जितने भी डेफिनेशन हैं उन सभी डेफिनेशंस को बाय फिगर क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और आप उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो ब्रीथ को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ब्रीथ बनेगा कहाँ। तो ब्रीथ एक समतल में बनी हुई आकृति होगी और इस समतल में बने हुई आकृति में जो इस ब्रीथ को बनाने वाले जो बिंदु होंगे वह एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होंगे। तो जितने भी बिंदु निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होंगे उन्हीं के समूह का नाम हम रखेंगे ब्रीथ। तो अब ब्रीथ का हम डेफिनेशन देने जा रहे हैं और आप उसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं बोल रहा हूं कि बोर्ड मान लीजिए एक समतल है, इस समतल में मैं एक निश्चित बिंदु ले रहा हूं। तो इसको हम फिलहाल बोलने के लिए बोलेंगे किसी समतल में एक निश्चित बिंदु, सिर्फ यही बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? किसी समतल में एक निश्चित बिंदु। मैं लिख भी दे रहा हूं इस चीज़ को कि ज़्यादा क्लियर होंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि ये क्या है। तो बोलेंगे किसी समतल में एक ये निश्चित बिंदु है। इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हम बहुत सारे बिंदुओं के समूह लेंगे और उन सभी बिंदुओं के समूह से बनी हुई आकृति का एक नाम देंगे और उसी आकृति का नाम पड़ जाएगा सर्किल, दैट मीन्स ब्रीथ। तो मैं वही काम कर रहा हूं कि इस निश्चित बिंदु से ये समान दूरी पर स्थित मैं ये बिंदुओं का एक समूह बना ले रहा हूं। ये और ये सब के सब जितने भी ये पॉइंट है, जितने भी ये सब बिंदु हैं, वह सब के सब इस निश्चित बिंदु से ये समान दूरी पर है। यानी ये सब आपस में ये दूरियां क्या है? बराबर है। ये वाला, इसका मतलब ये हुआ कि किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से जो ये वाले बिंदु है समान दूरी पर है। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, समान दूरी पर स्थित ये बिंदुओं के समूह है। इन्हीं बिंदुओं के समूह का नाम क्या पड़ जाएगा? ब्रीथ। और ब्रीथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको लिखते हैं सी, ये लिख रहे हैं सी फॉर सर्किल, सर्किल मीन्स ब्रीथ। ओ, ये ओ होता है, ओ से होगा ओ केंद्र वाला, और यहाँ पे आर होता है, इसका मतलब आर त्रिज्या वाला। तो हम ब्रीथ को रिप्रेजेंट करना होता है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं COR से। दोबारा सुन लीजिए, अगर हमें डेफिनेशन देना होगा ब्रीथ किसे कहते हैं तो क्या परिभाषा देंगे? सिंपल बोलेंगे किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से, ये निश्चित बिंदु है। सिंपल बोलेंगे किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को ब्रीथ कहते हैं। दोबारा से बोल रहे हैं, इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल है, बोलेंगे किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को ब्रीथ कहते हैं और इसे COR से प्रदर्शित करते हैं। दोबारा बोल रहे हैं, डेफिनेशन क्लियर करेंगे आप। बोलेंगे किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं
और इसे COR से प्रदर्शित करते हैं। आप आसानी से सिर्फ मैं जो बातें बोल रहा हूँ ये सुन के ब्रीथ का परिभाषा लिख लेंगे। मुझे यहाँ ब्रीथ का परिभाषा दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल आसान है, सिस्टमेटिक है। क्या डेफिनेशन देंगे हम ब्रीथ का? बोलेंगे किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को ब्रीथ कहते हैं और इसे COR से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे ब्रीथ के डेफिनेशन रहे। इसके बाद से आता है ब्रीथ का माप। अब देखिए, अगर ब्रीथ को मापना होगा तो हमारे पास दो तरीके हैं मापने का। पहला ये, या तो अगर जो वृत्ताकार ये तार अगर कोई होगा तो ऐसे यहाँ से तोड़ के इस तरफ फैला के पूरी लंबाई को नाप लेंगे तो ये ब्रीथ होगा, लेकिन हम ब्रीथ को तोड़ नहीं पाएंगे। अगर मुझे ब्रीथ को मापना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक फीता रखेंगे और ऐसे इसको गोल घुमा के माप लेंगे। जैसे हम कपड़ा माप करने के लिए जाते हैं तो उसमें करते क्या है, मान लीजिए बाजू माप कराना है तो जो दर्जी होता है यहाँ पे फीता रखता है और बाहर की तरफ से ऐसे गोल घुमा के माप के बता देता है इतना सेंटीमीटर है। सेम वही काम करने हैं कि अगर मुझे इसके बाद जो ब्रीथ का परिमाप निकालना होगा तो उसमें ब्रीथ की माप निकालना होगा तो उसमें बहुत सारा प्रोसेस नहीं करने हैं, बस ये ब्रीथ के बाहर वाले माप को माप लेंगे, उसी को ब्रीथ का परिमाप बोलेंगे और ब्रीथ में उस परिमाप का नाम ब्रीथ की परिधि है। तो हमारा पहला डेफिनेशन ब्रीथ का है और दूसरा डेफिनेशन देंगे ब्रीथ की परिधि। ये इसके बाद से आता है ब्रीथ की परिधि, यानी ब्रीथ की परिधि किसे कहते हैं, इसका क्या डेफिनेशन होगा। तो मैं क्या बोला हूं, मान लीजिए अब ये एक ब्रीथ बन गया, इसका ये केंद्र O है। अगर मुझे इसको मापना होगा तो हम बाहर वाले माप को ही ना माप पाएंगे, अंदर घुस के तो मापेंगे नहीं। तो बाहर वाले माप को हम कहते हैं ब्रीथ का परिमाप। ये ब्रीथ है और ये इसका परिमाप है। बाहर वाले माप का नाम क्या रखे हैं, परिमाप, और इसी परिमाप का नाम क्या पड़ गया है, ब्रीथ की परिधि। यानी जो ये लाइन दिख रही है इस लाइन का नाम क्या है, परिधि। तो ब्रीथ की परिधि का क्या परिभाषा देंगे, बिल्कुल सिस्टमेटिक है। बोलेंगे ब्रीथ के परिमाप को ब्रीथ की परिधि कहते हैं। दोबारा से क्या बोलेंगे, ब्रीथ के परिधि का परिभाषा, ब्रीथ के परिमाप को ब्रीथ की परिधि कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, सबसे पहले ब्रीथ का क्या परिभाषा बोलेंगे, आसान सा डेफिनेशन है, किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को ब्रीथ कहते हैं और इसे COR से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद परिभाषा देंगे ब्रीथ के परिधि का, ये भी आसान सा परिभाषा है। बोलेंगे ब्रीथ के परिमाप को ब्रीथ की परिधि कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, ब्रीथ की परिधि का क्या डेफिनेशन देंगे, बोलेंगे ब्रीथ के परिमाप को ब्रीथ की परिधि कहते हैं। और बहुत से बुक्स में हम जब पढ़ेंगे ये क्षेत्र ब्रीथों से संबंधित क्षेत्रफल, तो उसमें ये एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, ये ब्रीथ की परिधि बराबर एक फार्मूला निकलेगा हमारा। फिलहाल अभी जरूरत नहीं है ब्रीथ में। ब्रीथ की परिधि बराबर होता है 2πr, यानी ब्रीथ की जो टोटल लंबाई होती है ये कितनी होती है, 2πr। कब, जब इसकी त्रिज्या ये r दी हुई होगी तब। तो ये अभी आने वाले चैप्टर्स में हमें जरूरत पड़ेंगे, फिलहाल यहाँ पे जरूरत मेरा नहीं है, बता दिए, बस बताने को बता दिए हैं। तो दो डेफिनेशन आपको याद हो गया होगा, पहले ब्रीथ का, दूसरा ब्रीथ की परिधि का। ब्रीथ का डेफिनेशन क्या देंगे, किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को ब्रीथ कहते हैं और इसे COR से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद से हम क्या डेफिनेशन देंगे, ब्रीथ की परिधि का परिभाषा देंगे, सिंपल, ब्रीथ के परिमाप को ब्रीथ की परिधि कहते हैं और ब्रीथ की परिधि बराबर एक फार्मूला निकलता है 2πr। तीसरा डेफिनेशन हमारा आता है ब्रीथ की त्रिज्या, फर्स्ट ब्रीथ, दूसरा ब्रीथ की परिधि और तीसरा आता है ब्रीथ की त्रिज्या। ये तीसरा परिभाषा देंगे ब्रीथ की त्रिज्या का। इसमें देखिए ब्रीथ की त्रिज्या का क्या परिभाषा होगा। मान लीजिए ये ऐसे ब्रीथ है, मैं अलग अलग फिगर पे बना रहा हूं कि आपको अच्छी तरह ये चीजें समझ में आ जाए। इसका ये केंद्र O है, ये केंद्र है,
और ये इसकी क्या है, परिधि है, परिधि। ये और ये पूरा क्या है, वृत्त है। दोबारा सुन लीजिए, ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है और ये इसका क्या है, परिधि है। तो अब देख रहे हैं वृत्त के केंद्र और इस परिधि के बीच की दूरी यही ना है, इसी दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं और इसको किससे लिखते हैं, r से। तो वृत्त की त्रिज्या का हमारे पास क्या डेफिनेशन निकल गया, हम बोलेंगे ऐसे, वृत्त के केंद्र तथा परिधि के, दोबारा सुन लीजिए क्या बोलेंगे, वृत्त के केंद्र तथा परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं और इसे r से प्रदर्शित करते हैं। दोबारा बोल रहे हैं, 3 डेफिनेशन मेरा क्लियर हो गया। पहला हमारा डेफिनेशन क्या है, वृत्त का क्या परिभाषा देंगे इसका, किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं और इसे COR से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा परिभाषा क्या है, वृत्त की परिधि का, इसका क्या परिभाषा देंगे, वृत्त के परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं और वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr। तीसरा क्या परिभाषा है, वृत्त की त्रिज्या का, सिंपल बोलेंगे ऐसे, वृत्त के केंद्र तथा परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं और इसे r से प्रदर्शित करते हैं। r फॉर रेडियस, रेडियस मीन्स त्रिज्या, रेडियस की शुरुआत r से होती है इसलिए त्रिज्या को r से रिप्रेजेंट करते हैं। दोबारा बोल रहे हैं, बोलेंगे वृत्त के केंद्र तथा परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं और इसे r से प्रदर्शित करते हैं। 3 डेफिनेशन क्लियर हो गए। इसके बाद से आता है वृत्त की जीवा। अब देखिए वृत्त की जीवा का क्या परिभाषा देंगे, मैं अभी बनाया था इसमें, ये सब बिंदुओं के समूह है। जो वृत्त है, ये वृत्त की निर्माण हुई है, ये बहुत सारे ऐसे बिंदु पास बहुत सारे बिंदु ऐसे मिल करके वृत्त की संरचना किए हैं। ये तो मैं इसमें सभी बिंदुओं की बात नहीं कर रहा, स्टार्टिंग में मुझे वृत्त की जीवा का डेफिनेशन देना है। तो क्या डेफिनेशन देंगे पहले समझ लें, फिर आगे बात करेंगे। वृत्त की जीवा, ये हमारा चौथा डेफिनेशन है। ये देखिए, ये हमारे पास ये बहुत सारे ये बिंदु मिल करके किसी वृत्त की रचना करते हैं ऐसे। ये अनेक ये छोटे छोटे बिंदु मिले हैं, ये तो इसमें से हम क्या करेंगे, कोई 2 बिंदु ले लेंगे। मान लीजिए एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, 2 बिंदु ले लिए। इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाला ये एक रेखाखंड खींच दिए। इसको रेखा नहीं बोलेंगे, हम रेखाखंड बोलेंगे। याद रखिएगा, मैं रेखाखंड बोल रहा हूँ, रेखा नहीं। तो इसका अगर मैं नाम पूछूं, बोलोगे क्या नाम है, तो बताना पड़ेगा यही कि ये वृत्त है और इस वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है। तो उससे बढ़िया लिख दे रहे हैं, ये इस लाइन का नाम क्या है, तो मैं लिख दे रहा हूं ये क्या है, तो ये वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है। इसी रेखाखंड का नाम क्या है, वृत्त की जीवा है। अब बताइए, वृत्त में बहुत सारे बिंदु हैं तो हम बहुत सारे ऐसे बिंदुओं को मिलाएंगे, ये फिर ये फिर ये फिर ये मिलाएंगे तो अनंत जीवाएं होंगी, क्योंकि अनंत बिंदुओं का समूह मिलके एक वृत्त बनाता है। तो अनंत बिंदुओं को अगर हम वृत्त में स्थित जब अनंत बिंदु है तो उनमें से अगर 2-2 बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो हमारे बहुत सारे जीवाएं प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसे अगर मैं जीवा की गिनती करने लगूं तो इसमें अनंत जीवाएं मिलेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं किसी भी वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती हैं। कितनी जीवाएं हो सकती हैं, किसी भी वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले वृत्त की जीवा का क्या परिभाषा देंगे, सिंपल बोलेंगे, वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को, दोबारा बोल रहे हैं, वृत्त की जीवा का परिभाषा,
वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं और किसी भी वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती हैं। अब यहाँ 4 परिभाषा क्लियर हुआ, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि आपको पढ़ाते वक्त ही याद हो जाए। पहले किसका परिभाषा देंगे? वृत्त का। बोलेंगे किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं और इसे COR से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा डेफिनेशन है वृत्त की जीवा का। बोलेंगे वृत्त के परिमाप को दूसरा डेफिनेशन वृत्त की परिधि का। बोलेंगे वृत्त के परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं और वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है? 2πr। इसके बाद आता है वृत्त की त्रिज्या। इसका क्या डेफिनेशन देंगे? ऐसे बोलेंगे वृत्त के केंद्र तथा परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। दोबारा से मैं बोल रहा हूं, बोलेंगे वृत्त के केंद्र तथा परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं और इसे r से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद से आता है वृत्त की जीवा। इसका क्या परिभाषा देंगे? बोलेंगे वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं और किसी भी वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती हैं। ये जीवाओं की टोटल संख्या कितनी हो सकती है? तो अनंत। कितने होंगे? अनंत। तो हम लास्ट में बोल सकते हैं किसी भी वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती हैं। क्लियर हो गया इतना परिभाषा? इसके बाद से हमारे पास आता है वृत्त का व्यास। ये 5वां डेफिनेशन है वृत्त के व्यास का। वृत्त का व्यास। अब वृत्त का व्यास किसे कहेंगे, थोड़ा सा हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। वृत्त का व्यास क्या होता है ये देख लें। मान लीजिए हमारे पास ये वृत्त है, ये वृत्त है और ये इसका केंद्र O है। अब वृत्त के ये दो बिंदु हैं, मान लीजिए कोई भी दो बिंदु ले लें। इन बिंदुओं को मिलाने वाले इस रेखाखंड का नाम क्या चीज है? जीवा। अभी पढ़े हैं वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या कहते हैं? वृत्त की जीवा कहते हैं। इसका मतलब कि वृत्त के ये दो बिंदुओं को मिला रहा है, दैट मीन्स एक बिंदु A है और एक ये बिंदु B है। ये दो बिंदुओं को मिला रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसका नाम जीवा है। बट सिर्फ इसका नाम इसलिए थोड़ा सा बदल जाता है क्योंकि ये केंद्र से होकर के जा रहा है। केंद्र से होकर जाने वाली जीवा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है? वृत्त का व्यास। तो वृत्त के व्यास का परिभाषा देंगे ऐसे, सिंपल हम परिभाषा देंगे। ये हमारा आकृति वृत्त का है तो ऐसे बोलेंगे वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए क्या परिभाषा देंगे वृत्त के व्यास का? सिंपल है, ऐसे बोलेंगे वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। अब आप देखिए किसी भी वृत्त में हम जितना चाहें ऐसे व्यास बना सकते हैं। इतने व्यास होंगे जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। ये सब के सब क्या है? वृत्त का व्यास है। जितने ये केंद्र से होकर जीवाएं जाएंगी ये सब के सब वृत्त का क्या होंगी? व्यास होंगी। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी वृत्त में अनंत व्यास हो सकते हैं। कितने व्यास हो सकते हैं? अनंत व्यास। तो अब हमारे पास 5 डेफिनेशन क्लियर होगा। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। पहले वृत्त का परिभाषा देंगे किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। इसके बाद वृत्त की परिधि का परिभाषा देंगे। वृत्त के परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं और वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr। इसके बाद से आता है वृत्त की त्रिज्या। इसका परिभाषा देंगे वृत्त के केंद्र तथा परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं और इसे r से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद से आता है वृत्त की जीवा।
बोलेंगे वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को वृत्त की जीवा कहते हैं और किसी भी वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती हैं। इसके बाद से आता है वृत्त का व्यास। इसका परिभाषा देंगे ऐसे, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं और किसी भी वृत्त में अनंत व्यास हो सकते हैं। इतना हमारा परिभाषा क्लियर हो गया। इसके बाद से हम परिभाषा देंगे वृत्त के चाप का। बात करेंगे वृत्त के चाप का, यानी ये वृत्त का चाप क्या होता है। ये छोटे छोटे डेफिनेशंस है बट समझना बहुत जरूरी है। वृत्त के चाप को कैसे डिफाइन करेंगे हम, अभी आप पढ़े हैं कि वृत्त के परिमाप को हम वृत्त की परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वृत्त के परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वृत्त के चाप का क्या डेफिनेशन देंगे समझिएगा। अगर मैं वृत्त के परिधि पर कोई दो बिंदु ले लूं तो इसका परिधि दो भागों में बंट जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, जैसे मैं यहां ले रहा हूं ऐसे, ये वृत्त है, ऐसे इसका ये केंद्र O है, इसमें मैं दो पॉइंट ले रहा हूं, एक है A और ये दूसरा पॉइंट क्या है B। तो जब वृत्त के परिधि पर दो बिंदु लेते हैं तो इसकी परिधि दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग का नाम होता है ये AB और दूसरे भाग का नाम होता है BA, ये वाला। इसका मतलब ये हुआ कि ये वृत्त की परिधि है, इस पर ये दो बिंदु लिए हैं, एक ये और एक ये दो बिंदु हो जाएंगे। जब दो बिंदु लेते हैं तो ये इसका परिधि दो भागों में बंट जाती है। तो इसमें से प्रत्येक भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। जो छोटा वाला ये भाग होता है इसका नाम लघु चाप और जो बड़ा वाला भाग होता है इसका नाम दीर्घ चाप होता है। इसमें से ये देख लीजिए, ये छोटा वाला भाग है B से लेके A तक, ये छोटे वाले भाग है तो इसका नाम पड़ जाता है लघु चाप, और ये बड़ा वाला भाग है इसका नाम पड़ जाता है दीर्घ चाप। अब डेफिनेशन क्या निकलेगा इसका, हम यही बोलेंगे वृत्त की परिधि पर दो बिंदु लेने से वह दो भागों में बंट जाता है। कौन दो भागों में, वृत्त की परिधि। दोबारा सुन लीजिए, बोलेंगे ऐसे सिंपल, वृत्त की परिधि पर कोई दो बिंदु लेने से वह दो भागों में बंट जाता है, जिसमें से प्रत्येक भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए क्या बोलेंगे, बोलेंगे वृत्त के परिधि पर कोई दो बिंदु लेने से वह दो भागों में बंट जाता है। ऐसे डेफिनेशन लिखेंगे, वृत्त के परिधि पर कोई दो बिंदु लेने से वह दो भागों में बंट जाता है, जिसमें से प्रत्येक भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। छोटे वाले भाग को लघु चाप और बड़े वाले भाग को दीर्घ चाप कहते हैं। क्लियर हो गया कि वृत्त के परिधि पर कोई दो बिंदु लेने से वह दो भागों में बंट जाता है, जिसमें से प्रत्येक भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। छोटे वाले भाग को लघु चाप और बड़े वाले भाग को दीर्घ चाप कहते हैं। अब इसमें देखिए लघु चाप का नाम क्या है, दीर्घ चाप। ये बड़ा वाला है तो ये दीर्घ चाप है, इसका नाम क्या है, AB। ऐसे ये दिखा देंगे, ये AB है। उसके बाद ये छोटा वाला क्या है, ऐसे हम चल के ऐसे आए तो छोटा वाला क्या है, BA है, तो लघु चाप है BA, तो BA के ऊपर ऐसे लगा देंगे, इससे पता चलेगा ये चाप है। बोले पहले ये इतनी चीज़ें क्लियर हो गया। हमने वृत्त का डेफिनेशन दिया, वृत्त के बाद वृत्त की परिधि बताया, वृत्त के परिधि के बाद वृत्त की त्रिज्या बताया, वृत्त की त्रिज्या के बाद वृत्त की जीवा बताया, वृत्त की जीवा के बाद वृत्त का व्यास बताया, और वृत्त के व्यास के बाद हमने किसका डेफिनेशन दिया, वृत्त के चाप का परिभाषा दिया।
अब इसके बाद से आता है अर्धवृत्त। अब अर्धवृत्त का क्या डेफिनेशन देंगे ये समझ लीजिए। अर्धवृत्त, यहीं से अर्धवृत्त डिफाइन हो जाएंगे मेरा, यहाँ अर्धवृत्त। हमारे पास ये एक वृत्त है, जिसका केंद्र O है, और मैं ये इसका व्यास खींच रहा हूं। तो हम क्या देखते हैं कि जो वृत्त का व्यास होता है ये वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है। दोबारा सुन लीजिए, जो ये वृत्त का व्यास होता है इस वृत्त को दो बराबर भागों में क्या करता है, ये बांट देता है। तो इनमें से प्रत्येक भाग को ही हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, अगर अर्धवृत्त का परिभाषा देना होगा तो हम बोलेंगे ये वृत्त है, ये इसका व्यास है, और व्यास क्या करता है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है। जिसमें से प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। और अर्धवृत्त में जो भी कोण बनता है वह 90 डिग्री का होता है। तो दोबारा सुन लीजिए, अगर अर्धवृत्त का परिभाषा देना होगा तो हम बोलेंगे वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, जिसमें से प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। अब हमारा टोटल परिभाषा निकल गया। वृत्त के चाप का क्या परिभाषा देंगे, बोलेंगे ऐसे, वृत्त के परिधि पर कोई दो बिंदु लेने से वह दो भागों में बंट जाता है, जिसमें से प्रत्येक भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। छोटे वाले भाग को लघु चाप और बड़े वाले भाग को दीर्घ चाप कहते हैं। एक चीज ये क्लियर हो गया। इसके बाद से लास्ट आता है ये सातवां परिभाषा अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त का क्या डेफिनेशन देंगे, बोलेंगे वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, जिसमें से प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। ये इतना क्लियर हो गया। मेरे देने से वृत्त से संबंधित यही डेफिनेशन है जो मूलतः क्लास 10th लेवल में यूज होंगे। अगर इन सभी डेफिनेशंस को हम नहीं जान पाएंगे तो किसी भी डायग्राम को, न रचना को समझ पाएंगे, न वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को समझ पाएंगे, न त्रिज्य खंड को समझ पाएंगे, न वृत्त खंड को समझ पाएंगे। किसी का भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा अगर हमारे वृत्त से संबंधित जितने ये परिभाषा बताए हैं इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो। इसलिए आप इस चीज को एक एक करके, जैसे मैं हेडिंग बाय हेडिंग करके एक एक फिगर बनाया हूँ, डेफिनेशन दिया हूँ, सेम ऐसे ही आप हेडिंग बनाएंगे, डेफिनेशन लिखेंगे और उसका फिगर बना के दिखा लेंगे। फिर इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट टाइम अपलोड करेंगे, आप देख सकते हैं।